स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब नजर आ रही है स्क्रीन? नो मैम। आप बताएं। यस मैम। चलें, शुक्र है। लास्ट टाइम जो है मैं कंप्लीट करवा नहीं सकी थी। चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन था, आज हम दोबारा से शुरू करेंगे इसको। सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। मैंने जो आपकी लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, और जो बाकी काम रह गया था वो मैं आपको आगे समझा दूंगी। नोट पैड है ना? आपका नोट पैड है ना? नोट पैड। सोशियोलॉजी जो है वो बिल्कुल सोशल साइकोलॉजी की तरह है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों के साथ रहने पर जो हमारी अपनी जिंदगी पर असर होता है और हमारी जिंदगी पर, हमारी साइकोलॉजी पर असर होता है, उसे हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब जब ह्यूमन बीइंग जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उनकी लाइफ पर, उनकी नॉलेज पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, ये सब सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी मतलब सोशल से निकला है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम कैसे चीज़ों को फोकस करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस क्या होती हैं। कोई भी इंसान होता है उसकी साइकी पर, उसके जो इन्वायरमेंट है उसका असर पड़ता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने कोर्स पढ़ाया था उसके अंदर मैं ये चीज़ बार बार मेंशन करती थी, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो एक ट्रेडिशनल फोकस करता है सोशल अट्रैक्शन पे, इंटरेक्शन पे, कल्चर पे, इनकी अप्रोचेस के ऊपर, ठीक। एक जो इंडिविजुअल है अगर एक लिटरेट इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश होगी तो उसका इम्पैक्ट उसकी साइकी पर वैसा ही होगा। और ऑन द अदर हैंड ऐसा इंडिविजुअल जो एक इलिटरेट जगह पे काम कर रहा है, वहां पे उसका इम्पैक्ट अलग होगा उसकी साइकी पर। अगर आसान अल्फाज में हम पढ़ें कि सोशियोलॉजी है क्या, तो वन लाइनर में आप कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज सोशियोलॉजी, ठीक है। ये एक साइंटिफिक नॉलेज होती है जिसके अंदर हमने चीज़ों को पढ़ना होता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन का किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे क्या असर होता है। यहाँ पे जो है 7-8 जो है वो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की। इनमें से आप कोई 3 से 4 उठा के कर लें। दो जो हैं वो आप ब्रीफ से कर लें, और जो कैलहोन लाइट है स्पेसिफिकली एंड मैकियंस है, इनकी आपने जरूर करनी है। इन दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी लिखी हुई है। नंबर 1 पे आता है साइंस ऑफ सोसाइटी, वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम, या और अभी भी मैंने आपको आपसे बात की है कि सोसाइटी आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है। सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना मतलब रोल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे असर करते हैं एक इंडिविजुअल की साइकी पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूट्स हैं उसका हमारी साइकी पर और जो हमारी रोजमर्रा की जो बातें हैं उनके ऊपर बहुत इंट्रैक्शन होता है, असर होता है। जैसे कि हमारी आर्मी हो गई, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट्स हो गई, प्रोविजनल एंड फेडरल दोनों गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ के जो मसाइल हैं, मसाइल, इन्फ्लेशन बहुत आजकल कॉमन है, ठीक है। हमेशा से रही है लेकिन आजकल जो है वो महंगाई हद से ज्यादा हुई हुई है। अम, अम, जो हमारी ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, इसका असर हमारी साइंस साइंस हमारी साइकी के ऊपर बहुत ज्यादा है आजकल।
द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन वेबर ने कहा था, ये वेबर आपने लास्ट कोर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोशियोलॉजी की ब्रीफ सी डेफिनेशन है, लेकिन आपने जो लास्ट टू हैं ये जरूर याद करनी है, पेपर में इनके साथ आएगा डेफिनेटली कि डिफाइन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जरूर कोट करना है। जॉन मैकियंस ने क्या क्या है, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी को हमने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, इसके इम्पैक्ट को पढ़ना है, सोशियोलॉजी के अंदर आएगा। और केलर ने क्या कहा कि सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ सोशल एक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल एक्शन, आपने काम किया, सोसाइटी ने उसको कैसे रिएक्ट किया, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कैसी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं सोशली और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि लोगों की स्टडी, लोगों की साइकी की स्टडी और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये मेरा ख्याल से इसका मैं इसमें नहीं चाहूंगी, इसे रिवाइज नहीं करूंगी। ये जो पूरा पेज है इसको आपने एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना इसे सम अप कर देना है। आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे अपने, आई होप सो। जी मैम बनाए हैं। गुड गुड। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अच्छा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर मैंने आपको नेचर ऑफ सोशियोलॉजी लास्ट टाइम पढ़ाया था ना मैंने आपको, यस मैम। यहीं तक ही पढ़ा दिया था। यस जी मैम, ब्रांचेस अभी हमने स्टार्ट की थी तो वो फिर टाइम हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेने, तो मैं डायरेक्ट भी ब्रांचेस के ऊपर जाती हूँ। नेचर ऑफ या फिर और मैं जो कैटेगोरिकल है जी ना और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, जो कैटेगोरिकल डिसिप्लिन है नॉर्मेटिव डिसिप्लिन का बता दें एक दफा। ठीक हो गया, लिखें जी, सारे लिखें, कॉपी नहीं मैम पेंसिल उठा लिखा लें। हुआ है, उसको ओवरव्यू दे दें। कैटेगोरिकल की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी। यस मैम, कैटेगोरिकल की भी और नॉर्मेटिव दोनों की लिखवा दी थी ठीक है, आपने। कैटेगोरिकल डिसिप्लिन इसे कहते हैं कि बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, नॉट अ सिस्टम और आइडिया। ह्यूमन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सोसाइटी को ना इंसान बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हमने एक दूसरे के इंट्रैक्शन को पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज हमें मिलती है अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, नॉट अ सिस्टम और आइडिया। सिस्टम किसे कहते हैं, गवर्नमेंट है, ये सिस्टम है, ठीक है। आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ये एक सिस्टम है, ये एक आइडिया के तहत काम कर रहा है। यानी कि आपके एक फिक्स्ड रूल्स पहले से बना दिए हैं और आपने इसके मुताबिक चलना है, इसका ये मतलब है। लेकिन कैटेगोरिकल का मतलब होता है बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी है यहाँ पे ऑलरेडी चीजें जो है ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है। हर इंसान अपनी मर्जी से इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए। आपको, आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सुबह 7 बजे उठना है, तो अगर नहीं उठेंगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आपने अपनी चीजों को कैसे टैकल करना है, हर इंसान आजाद है। तो दिस इज कैटेगोरिकल डिसिप्लिन। और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, द ब्रांच ऑफ लर्निंग दैट हैज अ लॉट ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे नॉर्मेटिव का मतलब है यहाँ पे ऑलरेडी चीजें डिसाइडेड है, ठीक है, और आपने उसके मुताबिक चलना है। नॉर्मेटिव डिसिप्लिन में आपके रूल्स ऑफ लॉ आ जाते हैं, जैसे कि इशारे में जब सुर्ख लाइट जल रही है तो आपने वहां पर रुकना ही रुकना है। लेकिन अगर सुर्ख लाइट के ऊपर आप इशारा तोड़ देते हैं तो यहाँ पे नॉर्मेटिव डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, यहाँ पर आपका थैंक यू पॉइंट है, मैम। ठीक है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव डिसिप्लिन एंड कैटेगोरिकल डिसिप्लिन। कैटेगोरिकल डिसिप्लिन में देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल and you are independent to follow your own routine, whereas normative discipline में क्या होता है कि you have to bound yourself under a set of standard rules, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फाइन या इसका जो भी खमियाजा होगा आपको भुगतना पड़ेगा। इन केस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, आपने इशारा तोड़ा, आपको फाइन हो गया। यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स में आपको आपको जो है वो फाइन होगा। अगर आप अपनी स्टडीज, एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, आपने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। यू आर गोइंग अगेंस्ट नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, उससे क्या होगा, एक तो आपकी इज्जत भी खराब होगी घर में, ठीक है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या होगा, आपको शर्मिंदगी भी होगी आपके अपने जो पेयर ग्रुप है, जो आपकी क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके सामने। तो यहाँ पे ये दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कैटेगोरिकल डिसिप्लिन एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। थैंक यू यहाँ मैम। मैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में जो फर्स्ट इसकी हेडिंग है, सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट है ये बिल्कुल, ठीक है, ये किसी के अंडर नहीं आती। सोशल साइंस इज नॉट अ फिजिकल साइंस। ये मैंने सारा इसमें कोई मसला हो तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ।
हो गया, आगे चलते हैं। ये तो मैंने ना पढ़ाया था आपको। नो सोशल मैम, ये नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। दिस क्वेश्चन इज रिच फॉर लॉन्ग एंड एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 15 हेडिंग्स हैं, ठीक। और इन 15 हेडिंग्स में से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं, क्योंकि 15 के 15 इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इन हाउ मेनी फील्ड्स सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड। तो अगर आपके मिड्स में 2 से 3 चैप्टर्स हैं तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सबसे पहले आता है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में हमारे पास प्लॉटो है, ठीक। प्लॉटो, पैरेटो, ये नाम है सोशियोलॉजिस्ट के या फिलोसोफर्स के, जिन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन सोशियोलॉजी जो है ना, ये एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटी पर। एक जगह जहाँ पर सोसाइटी नहीं है वहां पर सोशियोलॉजिकल थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है ये सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच ऑफ साइंस है, विच इज प्रैक्टिकली अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब एक सोसाइटी है, वहां पे हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। जो लोग एशिया में रह रहे हैं और वो लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका इटसेल्फ एक पूरा सब कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो, जिसमें अमेरिका और कनाडा आ जाते हैं, दो कंट्रीज हैं इसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका में। तो वहाँ की जो सोसाइटी है और जो एशियन सोसाइटी है स्पेसिफिकली, क्योंकि एशिया में ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और मैं कंपैरिजन किसका कर रही हूँ, वो कंट्रीज जो हमसे 100 साल आगे हैं, तो हमारी सोशियोलॉजी में और उनकी सोशियोलॉजी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो एक चीज जो पहले से एग्जिस्ट होगी वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, वहां पर सोशियोलॉजिकल थ्योरी लग सकती है। जहाँ पे हम डिफरेंट चीजों को पढ़ते हैं, जहाँ जैसे कि कलेक्टिव आइडियाज ऑफ क्राइम, क्राइम क्यों होते हैं और किस तरह होते हैं, ठीक है। लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्या वजह बनी सुसाइड की। लोग अगर एक स्पेसिफिक एरिया जैसा फिनलैंड ले लें, ठीक है, रशिया ले लें, यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन रेट है या लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है। स्पेशली फिनलैंड में 99.9% आई थिंक, ठीक है, आप इसे कंफर्म कर लें। तो वहां पे ऐसी क्या वजूहत है कि लोग ज्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स सीकिंग नॉलेज, एंड व्हाट इज डिफरेंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ पे लोग इतना तालीम की तरफ क्यों नहीं है, ठीक। लोग यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, या यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के बाद जो लोग मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, मतलब 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, 14 करने के बाद 16 एजुकेशन की तरफ आते हैं, 16 ईयर्स एजुकेशन की तरफ आते हैं। तो ये तकरीबन रफली अगर एस्टिमेट लगाएं तो 3 से 4% लोग हैं जो अपनी 16 साल की तालीम मुकम्मल करते हैं इन पाकिस्तान। हम क्योंकि लाहौर में रह रहे हैं या वो लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बड़े शहर है पाकिस्तान के, तो हर जगह जो है लिटरेसी है। ऐसा नहीं है। लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। वो फाइनेंशियल मसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं। लड़कियों का होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, 14 साल की तालीम मुकम्मल कर ली, आप शादियां कर लें या घर में बैठ जाएं, काम करें। वेर एज जो लड़के होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि तुमने अगर ग्रेजुएशन कर लिया तुमने जॉब भी करनी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हर बंदा जो है वो दो चीजों को पैरेलल नहीं लेके चल सकता। तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो 3 से 4% लकी लोग होते हैं जो अपनी 16 साल की तालीम मुकम्मल करते हैं। यहाँ के एमफिल लेवल पर, पीएचडी लेवल पर तो अराउंड 1% भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है जो जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, इन फिलोसफर ने कहा था कि ये जो सारे मसले मसाइल हैं वो हर सोसाइटी पहले बनती है और इनमें ये चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रिमिनोलॉजी में बताया, क्रिमिनोलॉजी में एक यहाँ पर टर्म यूज होगी, माइनर प्रॉब्लम्स। माइनर यहाँ पे वो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वो क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि चोरी हो गई, जैसे कि
कत्ल तक चले जाते हैं। तो ये सारे माइनर प्रॉब्लम है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारे जो इसका जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो हमसे प्रीवियस लोग थे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने लोग, उनके कल्चर कैसे बनते थे। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में हम ये चीज पढ़ते हैं। द कल्चर एंड इंफॉर्मेशन एंड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। कंटेम्परेरी का मतलब होता है जो प्रेजेंट एरा होता है, ठीक है। और एशियंट एरा का मतलब होता है जो प्रीवियस, और प्रीवियस कुछ भी हो सकता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो एरा था उनको उठा के और जो प्रेजेंट एरा, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर आ सकता है कि एशियंट लोग अपने मसाइल कैसे हल करते थे, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, उनका इंटरेक्शन कैसे होता था, ये चीज हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में कि आपकी फैमिली एनवायरनमेंट का आपके ऊपर कैसे असर होता है। मैंने एक चीज आई थिंक पहले भी कोट की थी कि अगर ये चीज अगर आपने भी नोट नहीं की तो आपने भी नोट करनी है कि अगर एक कोई इंसान है, वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और उसके आगे से 4 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। 4 में से बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि कोई एक, कम से कम एक या एक से ज्यादा लोग जो है वो अपने बाप की या वालदा की जो है वो प्रोफेशन को ज्वाइन करे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं। कोई बैंकर है तो बच्चे कहेंगे मैं भी अपने वालिद की तरह बैंक में जाऊंगा। कोई पुलिस में है तो बच्चे कहेंगे कि हमने पुलिस में जाना है या लॉयर बनना है, ठीक है। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं। वो लोग जो खुद टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके बच्चे भी कहते हैं कम से कम एक बच्चा, जरूरी नहीं है कि 100% हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन 70 to 80% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को की जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करते हैं। दिस इज नोन एज सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। जिस तरह का आप माहौल देंगे बच्चों को, बच्चे उस तरह बन जाएंगे। सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, जब एक या एक से ज्यादा फैमिलीज जो है वो इकट्ठे रह रही होती हैं तो वो कम्युनिटी बना लेती हैं, ठीक हो गया। कम्युनिटी का आपस में जो साइकी ऑफ इंडिविजुअल्स उसका क्या असर होता है। आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, ठीक, आप यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं आप इनके आदी हो चुके हैं। आपको अगर रहने को कहा जाए 1 महीना 2 महीना किसी गांव में जहाँ पे बिजली पानी नहीं है वहां पर रहने, तो आप नहीं रह सकते क्योंकि आपको आदत हो गई है स्पेसिफिक कम्युनिटी में रहने की। ऑन द अदर हैंड अगर किसी बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया का कोई बंदा उठा के वो अर्बन एरिया में आ जाए, अर्बन मतलब शहरी इलाके में आ जाए, तो उसके लिए ये सारी चीजें नहीं होंगी। मैं भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, बलूचिस्तान जो है ना ये तमाम प्रोविंसेस में सबसे बैकवर्ड प्रोविंस है, ठीक है। वहां के लोग जो थे उनको इस्लामाबाद जैसे शहर में लाया गया और उनको बर्गर दिखाए गए थे। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और उनमें से 4-5 लोग थे, उनमें से सबके सब कह रहे थे कि हमने इस जिंदगी में ये चीज पहली दफा देखी है। और वो एल्डर लोग थे, मतलब 40+ के खवातीन और मर्द हजरात थे जो ये देख रहे थे कि ये इसको खाते कैसे हैं, ये है क्या, और वो उसको हैरत से देख रहे थे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटीज का इंसान की साइकी पर बहुत असर होता है, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन में हो। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, हर इंसान कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं हक पर हूँ, और दूसरे लोग जो हैं वो गलत हैं, जो इंतहाई गलत बात है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मियाना रवि हमारे एटीट्यूड में होने चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर इंसान जो है वो आज़ाद है और वो कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकता है। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में हमारी कम्युनिटीज पर इसका रिलीजन का क्या असर होता है, specifically sociology of Quran, Hadith, and fiqh analysis of concept and principle and generalization in sociology of Islam is specifically studied in this group, यानी sociology of religion में। कि अगर हम कुरान को उठा लें, मतलब इस्लाम को उठा लें या फिर किसी दूसरे मजहब को उठा लें, इनका इनका आपस में कॉन्सेप्ट कहाँ तक मिलता है, ठीक है, या पे कहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है या कहाँ पर आके तजाद हो जाता है, ये हम सोशियोलॉजी और रिलीजन के अंदर पढ़ेंगे। एजुकेशन सोशियोलॉजी, इसमें हम कम्युनिटी की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कैसे काम करती है। The aim and objective of educational institutions are studied in the field, in this field, and the activities of the institutions and problem arise in relationship with the institutions. एक या एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे, डेफिनेटली वहां पर कंपैरिजन होगा तो वहां पर कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो वहां पर प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। हर बंदा कहेगा कि मैं आगे निकल जाऊं, तो यहाँ पे इस तरह
करने से, कंपैरिजन से कम्युनिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऊपर क्या असर पड़ता है, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड वेरियस सोशल implication in political movement are the area of study in this field। हमारी पॉलिटिक्स उठा लें, ठीक है, और वो लोग जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ की पॉलिटिक्स उठा लें। यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं वो गलती करने के बाद भी बॉडी डाई से कैमरे के सामने खड़े हुए कहेंगे कि हमने ये नहीं किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आप इंग्लैंड उठा लें, ठीक है, या कोई और दूसरा, मैं अमेरिका की एग्जांपल नहीं दूंगी वहां पे, क्योंकि वहां पे भी करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पे अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर अगर कोई इल्जाम लग भी जाता है ना, वो फौरन इस्तीफा दे देता है अपना, कि मेरे पर इल्जाम लगा है तो क्यों लगा है, ठीक है, जब तक मैं क्लियर नहीं होगा मैं वापस अपना चार्ज नहीं संभालूंगा। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो स्टेट्स, दो इंडिविजुअल स्टेट्स और उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, कि वो इम्पैक्ट कैसे करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में या ये सब कॉन्टिनेंट उठा ले, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे बदकिस्मती से क्या होता है, किसी को पावर दे दी जाती है तो वो मिसयूज करता है अपनी पावर का, ठीक है। वो लोग अपना काम नहीं करेंगे, वो मिसयूज करेंगे। आप पॉलिटिशियन है, ठीक है, आपका काम है लॉ मेकिंग, आप असेंबली में बैठ के लॉज बनाएंगे फॉर द जनरल पॉपुलेशन, ताकि वो आसानी से अपनी जिंदगियां गुजार सकें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे होते हैं और गलत जबान इस्तेमाल की जा रही होती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज पॉलिटिकल ऑफ सोशियोलॉजी, जहाँ पे वी कंपेयर टू स्टेट्स और अथॉरिटी, ठीक है, कि उन्हें अगर पावर दी जाती है तो वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में काम नहीं होता, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं होता। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, आपने एक सोसाइटी है, वहां पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आपने सोसाइटी को कंट्रोल कैसे करना है, लॉज कैसे रेगुलेट होते हैं। इंग्लैंड अगर उठाया जाए तो वो दुनिया का नंबर 1 ऐसा कंट्री है जहाँ पे अथॉरिटी लॉ जो है उसकी रेगुलेशन ज्यादा है। लॉज हो गया, बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक ये सर्वे भी निकला यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि सबसे ज्यादा जो लॉ रेगुलेशन नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, डेट इज आई थिंक कनाडा, आउट ऑफ 128 कंट्रीज, ठीक है। उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट बल्कि इन्होंने एक सर्वे किया था, सर्वे इज अ बेटर वर्ड एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सर्वे किया था, 128 ममालिक लिए थे, अब वहाँ की जो जुडिशियल है उनको उठा के कंपैरिजन किया था कि कहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है, तो मेरा ख्याल से कनाडा नंबर 1 पे आया था, ठीक है। वहाँ पे जो लॉज जो है वो नंबर 1 पे है, और पाकिस्तान आउट ऑफ 128 कंट्रीज, पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो 120 नंबर पे था, बदकिस्मती से 120वें नंबर पर हैं और 128 कंट्रीज में से। तो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में हमने पढ़ना है कि जो हमारे लॉ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी अदालत हो गई, ठीक है, लॉ और कौन रेगुलेट करवाता है, हमारी पुलिस हो गई, ठीक है। ये इदारे कैसे किसी भी सोशल ग्रुप पर कैसे इम्पोज करते हैं लॉज, और वहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको इंसाफ कितनी जल्दी मिल जाता है, या अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपने लॉ तोड़ा है या आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, तो वहाँ पे जो मुजरिम है उनको सजा कितनी जल्दी हो जाती है, उनको कितनी जल्दी जो है वो आप अरेस्ट कर लेते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म, सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म में क्या होता है कि सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म में कैसे नेशन अट्रैक्ट करती है और रिएक्ट करती है किसी भी क्रिमिनल एक्ट की तरफ। यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी लफ्ज आया था, क्रिमिनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्राइम, कि यहाँ पे क्राइम, क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ इज अ टर्म, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, जो सोशल साइंसेस में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम क्राइम के रीजन पढ़ते हैं, क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, सीनियर सिटीजन अगर क्राइम करते हैं तो क्यों करते हैं, और माइनर अटैक जो है, माइनर लोग, माइनर किसे कहते हैं, वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र होते हैं और वो क्राइम की तरफ आते हैं, उन्होंने क्यों क्यों क्राइम किया, ठीक है।
सोशल साइकोलॉजी अगेन मैंने आपको ये बताया हुआ, पहले भी बताया था, अब दोबारा मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि जब भी एक सोसाइटी मिलकर किसी जगह रह रही होती है तो उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है आपस में, ठीक है, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन साइकी के ऊपर, ह्यूमन माइंड के ऊपर क्या पड़ता है, दिस इज नोन एज सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, उसकी फैमिली का, उसके पेयर ग्रुप का, पेयर किसे कहते हैं, जो आपकी क्लास, आप सारी क्लास फेलो एक दूसरे के पेयर्स हो, ठीक है, या आपके कजन्स हो गए जो आपके एज फेलोज हो गए, ये पेयर का मतलब होता है जो एक जैसी एज ग्रुप के लोग हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 साल का है तो उसका पेयर क्या बनेगा, 19, 20, 21, 22, ये सारे जो हैं ये पेयर में आ जाता है, PEER से बनता है ये, इट्स नॉट PAIR, जोड़े की बात नहीं कर रही, PEER की बात कर रही हूँ। सोशल साइकेट्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सोशल साइकोलॉजी। इसके अंदर जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है, एक इंसान है जो कंटिन्यूस चिड़चिड़ा है तो चिड़चिड़ा ही रह रहा है, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, ठीक है, समझ आती है कि ठीक है इस इंसान का जो बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, लेट्स से किसी का कोई फेल हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते ग्लूमी रह ले, ठीक है, लेकिन अगर वो महीना या 2 महीने से ज्यादा उसका सेम एटीट्यूड रहता है तो फिर दैट इज नॉट नॉर्मल। या कि किसी करीबी अजीज की डेथ हो जाती है तो 90 डेज एक नॉर्मल पीरियड समझा जाता है, अगर 3 महीने से ज्यादा सेम कैफियत रहे तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इंक्वायरी के लिए। तो दिस इज वी स्टडी अबाउट स्टडी इन सोशल साइकेट्री। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोसाइटी में अगर पॉवर्टी है, हेल्थ इशू है, पॉपुलेशन मूवमेंट है, ठीक है, या क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ही नहीं है तो यहाँ पर क्राइम ज्यादा है, ठीक है। क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, डेलिक्वेंसी में हम माइनर अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चे कैसे जो है वो जराइम करते हैं। क्राइम 18 साल से बड़े उम्र का जो एक फर्द है, इंडिविजुअल है, वो क्राइम कर रहा है, वो क्राइम के अंदर आ जाता है, लेकिन क्राइम डेलिक्वेंसी में 18 साल से कम उम्र के बच्चे, पॉवर्टी एक खास हद तक, अगर गुर्बत की भी एक स्टैंडर्ड है कि इस गुर्बत तक अगर कोई सोसाइटी रह रही है तो डेट इज नॉर्मल। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जैसे इथोपिया के ले लें, वहां पे कहत है, वहां पे हर तरह का कहत है, तो वो गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये पॉवर्टी भी एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। लोग सेहतमंद नहीं है, ये भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। या पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है, दैट आल्सो कम्स इनटू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक सोसाइटी के अंदर हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले। आपने इसके नोट्स कैसे बनाने, ये 12 हेडिंग्स हैं, ठीक है। आपने हर हेडिंग के अंदर, जैसे ये सोशल साइकेट्री इज इम्पोर्टेंट, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है कि 3 से 4 दफा इसको पढ़ के जो उसका मेन आइडिया होगा ना वो आपने लाइन में लिख लेना है। और कुछ इतने छोटी सी इसमें इंफॉर्मेशन है जैसे कि सोशल साइकोलॉजी हो गई या साइकेट्री हो गया, इसमें इटसेल्फ 3 से 4 लाइन है, तो आपने इसमें से कुछ स्किप नहीं करना, 2 नंबर के हिसाब से आपने इसे प्रिपेयर करना है। जी GR जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें इनकी अटेंडेंस का, वो ग्रुप में भेज दें फिर। मैम जिस बुक से आप पढ़ा रही हैं ये वाली बुक नहीं है जिसका ये वाली आपने बुक PDF है, बताया? बिल्कुल है। मैं, आपने अगर लेनी है तो आप ले लें, लेकिन जब ये क्लासेस रिज्यूम होंगी ना फिजिकल कैपेसिटी में, तब मैं आपको ये दे सकती हूँ, लेकिन फिर आप लेंगे क्योंकि ये एक ही मैम बुक है। जी मैम हमने लेनी है ना, लेनी है, नाम ठीक है, बता अभी दीजिए आप। आप जो जो जिस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी आप सिर्फ इसको ही पढ़ लें, ठीक है। मैम इसको इधर से मोबाइल से याद नहीं होता, नोट्स मैंने तो आपको कई बड़ा दफा टाइम बताया, लगता है आप इसलिए मोबाइल से बुक कोई लेनी पढ़ ही है। नहीं सकता। मैंने आपको कई दफा बताया कि आपको आपने इसका पढ़ना कैसे है, इसका स्क्रीन मैम व्यू पर खोलें, जी मैम। ठीक है। मैं, आप बुक लें, मैम मैं आप बुक का बता दें, हम बुक ही ले लेंगे। आप बुक ले लें, बिल्कुल ले लें। जो बुक है इसके मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं फिलहाल इसमें से पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके जो ऑथर है इसका कंप्लीट नाम मुझे भी नहीं पता। ये बुक कॉलेज में रखी हुई है और मेरी कैबिन में है, या तो मेरा अभी कॉलेज चक्कर लगता है तो जी मैं मैम फिर, आप अभी एक या नेक्स्ट वीक तक आप रुक जाए जरा, ये मैं आपको जो है ना इसका ठीक है मैम। स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगी। फिलहाल आपने कैसे पढ़ना है, ये जो मैंने आपको फाइल भेजी है इसे आप गूगल ड्राइव पर चढ़ा लें, ठीक है। आपको समझ नहीं आ जी रहा, मैम।
तो आप भाई से कह लें या अपने फादर से, किसी को कह दें कि वो चढ़ा दें यहाँ पे, या आपस में आप समझ लें। नहीं समझ आता तो मेरे से कह दो, मैं तुम लोगों को ना एक ट्यूटोरियल भेज दूंगी। नहीं मैम, आ जाएगा समझ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं जैसे कि आपने कहा था नोट्स बनाने हैं, तो जो ओरिजिन ऑफ सर्च सोशियोलॉजी है जी जी उसमें आपने कहा था कि वो उसका जो होना चाहिए वो एक पैराग्राफ होना चाहिए, लेकिन वो अगर हम सिर्फ उनके नेम्स भी मेंशन कर रहे हैं तो वो तकरीबन फुल पेज तक जा रहा है। बना लो, उसमें से एमसीक्यूज वगैरह आ जाएंगे। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल?